हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक मोशन है। मोशन क्या होता है? जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होती हैं, कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट होती हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे हमारा हाउस हो गया। हाउस स्टेशनरी है, ये एक जगह पे फिक्स्ड होता है। जैसे ट्री हो गया, ये सब क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे ये क्या है? फिक्स्ड है, इसीलिए हम इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये कभी मूव नहीं करते हैं। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट भी होते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट में कुछ एनिमल होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। अगर हम एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है? मूविंग है। साथ ही अगर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कार, बाइक, व्हीकल्स, ये सब चीजें क्या है? ये मूव करती हैं। अगर देखो हम कैसे पता लगा सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? हम अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके प्लेस चेंज होने की वजह से। जैसे अगर ये कार अभी किसी घर के सामने खड़ी थी, ठीक है? ये कार किसी घर के सामने खड़ी थी और थोड़ी ही देर बाद 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि ये कार कहाँ चली जाती है। यही कार हमको किसी पेड़ के सामने दिखाई देती है। तब हम कहेंगे कि ये जो कार है वो किस में है? मोशन में है। किसमें कहेंगे हम? ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये अभी 2 सेकंड पहले किसी घर के सामने थी और टाइम के बदलने के साथ साथ जैसे जैसे हमारा टाइम बदल रहा है वैसे वैसे कार ने अपना पोजीशन बदल दिया। पहले वो किसी घर के सामने खड़ी थी, अब वो किसी ट्री के सामने है। मतलब टाइम के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना प्लेस चेंज कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मतलब मोशन में होने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ अपना प्लेस चेंज करता है तो हम उसे मोशन में कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि any object is said to be in motion if they change their position with respect to time तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम मोशन में तभी कहेंगे जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। मुझे लगता है कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि हमारा देखिए, एक और हमारे पास डेफिनेशन है मोशन का कि अगर कोई बॉडी है उसको हम मोशन में तब कहेंगे जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल में हम एक घड़ी भी ले सकते हैं। जैसे हमारे घड़ी में अगर हम वॉच ले रहे हैं, वॉच में दो, और हम एक बार हम काउंट कर रहे हैं। अगर एक बार हम काउंट कर रहे हैं मिनट हैंड को और एक बार हम देख रहे हैं आवर हैंड को तो हम जानते हैं कि घड़ी में हमारा टाइम की जगह पोजीशन फिक्स होती है। हमें ये जानते हैं। जैसे कि हमारी घड़ी में क्या है? हमारी घड़ी में ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स का जगह फिक्स्ड होता है। लेकिन क्या हमारा जो मिनट हैंड होता है वो फिक्स होता है? नहीं। अगर वो बाई चांस अभी 2 पर है, थोड़ी देर बाद वो 6 पर आएगी, फिर वो 10 पर जाएगी, तो वो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज कर रही है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है? तो वो अब किसी फिक्स्ड
फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, जिसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्योंकि ये जो 1 2 3 नंबर्स हैं ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, और इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा जो मिनट हैंड है वो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिनट हैंड है वो किस में है, वो मोशन में है। हमारा मिनट हैंड को हम मोशन में कह सकते हैं क्योंकि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमने किसको माने हैं, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 1 से लेकर 12 तक के जो नंबर्स हैं इनको हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट माना है, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में हमारा जो मिनट हैंड है वो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिनट हैंड है वो मोशन में है। हमारा आवर हैंड भी मोशन में होता है, लेकिन हमारे मिनट हैंड को हम इजिली पता कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू आवर हैंड। आवर हैंड हमारा बहुत स्लो मूव करता है। जो चीज स्लोली मूव करती है उसके मोशन को ऑब्जॉर्व करने में टाइम लगता है, उसके मोशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए हमें टाइम ज्यादा लेना पड़ता है। लेकिन मिनट हैंड के मोशन को ऑब्जॉर्व हम कम ही समय में कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मोशन समझ में आ गया होगा कि मोशन होता क्या है। तो मैंने मोशन के दोनों डेफिनेशन बता दिए हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम मोशन में कहेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तब भी उसे हम मोशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको मिनट हैंड लेकर के समझा दिया है कि जैसे मिनट हैंड में जो नंबर्स हैं, जो 1 2 3 नंबर से 1 से लेकर 12 तक का जो हमारा टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, और हमारा जो मिनट हैंड होता है घड़ी का वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो मिनट हैंड है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि अगर कोई बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तब भी हम उसे मोशन में कहेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। डिस्टेंस बेसिकली होता है, डिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर हमने एक लिया यहाँ पे, यहाँ कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है और ए से पहले वो ओ पॉइंट तक पहुंचता है, तो ए से ओ तक का डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, और ओ से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। तो हम कहेंगे कि इसका जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस क्या है, जैसे कि हम इसके डेफिनेशन से ही जान रहे हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वो एक्चुअल में चलकर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक गया है तो ए से बी तक का उसका डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 4 + 3 मतलब 7 मीटर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है तो उसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने टोटल 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चलना स्टार्ट किया है, तो जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। समझ में आया आपको, जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहां पर उसका डिस्टेंस, जहां पर वो चलना खत्म कर देता है उसको हम फाइनल पोजीशन कहते हैं, उसको हम फाइनल
पोजीशन कहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चलना स्टार्ट किया है, तो ये ए जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट है और बी जो है उसका फाइनल पॉइंट है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे कि ए और बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि हम ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन कर दें, हम एक्चुअल पाथ ना देख करके हम ए को बी से डायरेक्ट ज्वाइन कर दे, और ये जो लाइन होगी यही डिस्टेंस जो होगा, यही डिस्टेंस हमको बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप पाइथागोरस से जानते होंगे कि क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 3 हमारा कितना है, हो जाएगा 9, और 4 हमारा हो जाएगा 16, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर। और फिर हमारा हाइपोटेनस जो है वो आ जाएगा 25, जो कि हो जाएगा 5, यानी कि हमारा जो ए से बी तक की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा हमारा 5 मीटर। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यही अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना एक्चुअल पाथ कवर्ड कर रहा है। जैसे हमारा जो डिस्टेंस था वो पहले ए से ओ गया, फिर ओ से बी गया, तो हमने 4 + 3 करके निकाला डिस्टेंस। लेकिन जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कहता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ हो उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो और उसी की वैल्यू निकाल लो, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हमको इसमें थोड़ा और पढ़ना है, उसके लिए पहले हमको 2 क्वांटिटी को समझना होगा, जो कि होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है हमारा वेक्टर। तो फर्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है वो आप जान लीजिए कि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब आप मैग्नीट्यूड से क्या समझ रहे होंगे, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। एग्जांपल के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंसेस ये जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब भी हम किसी का डिस्टेंस निकालते हैं तो हम ऐसे कहते हैं 43 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 10 मीटर, ये सब हम, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए, उसके अलावा किसी चीज की बात ना की जाए, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि हम डिस्टेंस जब भी दिखाना होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं 43 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हम ऐसे दिखाते हैं या हम ऐसे बोलते भी हैं। तो इसका मतलब कि हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड ही बताते हैं। इसी वजह से हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी इसमें हम क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में देखते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तब उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब वो क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं 40 किलोमीटर नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमारा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो लिखा ही है, साथ ही साथ उसके साथ डायरेक्शन भी मेंशन किया गया है। इसमें डायरेक्शन भी
मेंशन किया गया है, इसीलिए इस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है। हम डिस्टेंस को 43 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 10 मीटर ऐसे बोलते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी काउंट होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखते हैं 40 किलोमीटर नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट, मतलब हम वैल्यू के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में है। तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by moving object या body irrespective to its direction in which body travels। मतलब डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ बताता है जो बॉडी कवर करता है, उसके इररिस्पेक्टिव टू उसके डायरेक्शन, मतलब उसके डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, वो क्या कितना पाथ कवर्ड कर रहा है, कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड कर रहा है, उस चीज को बताने को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। जबकि वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ साथ जब हम किसी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढते हैं तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पहला आप डेफिनेशन, उसका सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच का, जो उनके डेफिनेशन है वो सबसे बड़े डिफरेंस है। बाद में हमने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है। जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की जाती है। डिस्टेंस जो है वो हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं जीरो हो सकता है मैं अभी आपको बताऊंगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो हो सकता है। ये हम जब अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसी में हम ये बात को समझेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज द डैश क्वांटिटी। तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि हमारा जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहला क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इसको अभी हम सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, कि ये किसके बराबर आएगा, ये क्या आएगा, ये हमें चेक करना है। तो इससे पहले हमें समझना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि अगर हम ऐसा लेते हैं कि ये 4 मीटर था और ये 3 मीटर था, तो हमने देखा था कि अगर पॉइंट ए से बी तक ऑब्जेक्ट जा रहा था, तो अगर हम ए से बी तक का डिस्टेंस देखते थे तो डिस्टेंस जो था वो हमारा था 4 + 3 दैट इज 7। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा था ये 5, ए से बी तक का हमारा 5 था। ये तब था जब हम किसी टर्न से मूव कर रहे हैं तब। अगर हम स्ट्रेट रोड की बात करेंगे, अगर हम स्ट्रेट ए और बी, अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी पे पहुंच रहे हैं और ये सिर्फ एक सीधा रास्ता है, तो जैसे अगर ये रास्ते की दूरी जो है वो 5 मीटर है, तो यहाँ इस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 मीटर होगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हमारा 5 ही मीटर होगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और डायरेक्शन नहीं है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने के लिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, और जब हम स्ट्रेट लाइन पर, जब हम सीधे रोड पर चलते हैं, तब उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा दूसरा केस हुआ। तीसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि अगर हम किसी सर्कल पे मूव कर रहे हो, जैसे हमने कोई पॉइंट ए से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद गोल घूम करके उसी पॉइंट ए पर आ गए, तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमारा सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हमारा डिस्टेंस होगा। जो हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हमने पूरा उसका सरकमफ्रेंस कवर करके फिर ए पर आए हैं, तो डिस्टेंस तो हमारा उसका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा अगर इसका रेडियस आर है तो। लेकिन इस केस में बताइए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। अब वो आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है, फिर हम कवर करके फिर हम ए पर ही आ गए, यानी कि हमारा फाइनल पोजीशन भी वही हुआ। तो हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक दूसरे पर कॉन्साइड कर गए हैं, इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको देखने को क्या मिला, जो एक केस ऐसा है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जा रहे हैं। जबकि जब हम किसी टर्न वाला कोई केस लिए, उस केस में हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, और जब हम कोई सर्कल पर ले रहे हैं तो भी हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। 3 केस लेने के बाद हमको ये पता चलता है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा होगा, लार्ज होगा, किसके कंपैरिजन में, डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। तो इस केस में बताइए, जब हम ज्यादा बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये ऑफ कोर्स जो है इसका जो रेशियो है वो लेस देन 1 आएगा या इक्वल 1 आएगा। क्योंकि जब हम स्ट्रेट रोड की बात करेंगे तो उस केस में हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, तो इसका रेशियो तो 1 आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम इस केस की बात करें तो ये 5/7 हो रहा है, जो कि लेस देन 1 है, और इस केस की भी बात करेंगे तो 0 कुछ हो रहा है, तो ये भी लेस देन 1 है। तो यहां से देख करके हमको ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जब भी हम रेशियो लेंगे तो वो हमेशा हमारा क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, तो हमारा जो यहाँ पे रेशियो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 1 और लेस देन 1, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और वो हमेशा या तो बराबर आएगा डिस्टेंस के, या तो डिस्टेंस से छोटा ही होगा। तो जब भी हमारा, तो ये जो केस आएगा डिस्प्लेसमेंट और अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। ओके, जैसे ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, तो अगर सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है जिसका रेडियस कितना बोल रहा है, जिसका रेडियस कैपिटल आर बोला है उसने, और उसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, तो क्या उसका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा जब वो बॉडी हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। क्या कंप्लीट करेगा? हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब वो एक सेमी सर्कल फॉर्म करेगा, तब का हमें चाहिए। यानी कि अगर हम माने कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया है और वो बी पॉइंट पर पहुंचा है, सेमी सर्कल बनाते हुए वो किस पॉइंट पर पहुंच गया है? बी पॉइंट पर पहुंच गया है। तो इस केस में हमें ए से बी तक का जो हाफ रिवॉल्यूशन लिया है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर घूम रहे हैं, लेकिन ये सेमी सर्कल है। तो हम जानते हैं कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि सेमी सर्कल पर घूम रहे हैं तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी कि जो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा πr।
तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा पाई आर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस तो निकल गया, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन हमारा क्या था, इनिशियल पोजीशन हमारा ए है और फाइनल पोजीशन हमारा बी है। तो इसके शॉर्टेस्ट ये तो होगा नहीं, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो ए से अगर हम बी पर जाएंगे तो यानी कि हम क्या ट्रेवल कर रहे हैं, डायमीटर, तो जो कि इक्वल होगा इसके डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ के बराबर होगा। अब डायमीटर कितने के बराबर होगा, तो हम जानते हैं 2r के, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा 2r आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और आपको जितना टॉपिक मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई अपना सजेशन देना हो या किसी टॉपिक पर आपको और क्लियरिटी चाहिए होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।